नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको क्लास 3 के साथ प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहला जो प्रश्न है, बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। बीच में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बालक अपनी माँ को कितने वर्ष में पहचानने या कितनी आयु में पहचानने लगता है। क्वेश्चन है हमारा पहला कि एक बालक अपनी माँ को कितनी वर्ष की आयु में पहचानने लगता है, या अपनी माँ की पहचान बालक कब करने लगता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो ए है वो है 4 महीने, 4 माह। ऑप्शन जो बी है वो है 2 से 3 माह, 2 से 3 माह। ऑप्शन सी है साथियों 6 माह, 6 माह या 6 माह में। ऑप्शन जो डी है वो है 1 माह में, 1 माह में। बिल्कुल, आप बताइए कब पहचानने लगता है। इससे इर्द गिर्द मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। एक बालक या अपनी माँ को की पहचान बालक किस आयु में करने लगता है या कब करने लगता है। 4 माह में, 2 से 3 माह में, 6 माह में, 1 माह में। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी ने कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 2 से 3 माह में। एक जो बालक है वह बालक पहली बार अपनी माँ की पहचान 2 से 3 माह में करने लगता है। बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, एक बालक तो अपनी माँ को जन्म से ही पहचानने लगता है। नहीं साथियों, जन्म के समय एक बालक अपनी माँ की पहचान उसकी गंध से करता है। गंध के हिसाब से वो पहचानता है माँ को, माँ की पहचान नहीं करता। लेकिन जैसे ही शिशु, पहले माह का जब शिशु होता है तो वो मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही शिशु 2 से 3 माह का होता है, 2 माह का होता है, तो मानव ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है, मनुष्य की ध्वनि पहचानने लगता है और अपनी माँ की पहचान भी 2 से 3 माह में बालक करने लग जाता है। बिल्कुल, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है मानव विकास परिणाम है। मानव विकास किसका परिणाम है। हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए में जैविक कारकों का, जैविक कारकों का मानव विकास किसका परिणाम है, या मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का। ऑप्शन बी है वंशागति तथा वातावरणीय कारकों का। वातावरणीय कारकों का। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है सामाजिक कारकों का, सामाजिक कारकों का किसका परिणाम है। और ऑप्शन जो डी है हमारे सामने वो है अभिप्रेरण कारकों का, अभिप्रेरण कारकों का। बिल्कुल, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जैविक कारकों का, दूसरा है वंशागति तथा वातावरणीय कारकों का, तीसरा है सामाजिक कारकों का और चौथा है अभिप्रेरण कारकों का। सवाल था हमारा कि विकास परिणाम है या मानव विकास किसका परिणाम है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपने सोच लिया होगा। बिल्कुल, यहां पर जो राइट आंसर है वो है बी। लेकिन साथियों, हम चारों पर विचार करेंगे। यहां पर है जैविक जो कारक है, हेरिडिटी फैक्टर से जो जन्मजात जो कारक होते हैं, मानव विकास क्या उनका परिणाम होता है। परिणाम तो होता है जैविक कारकों का भी, किंतु हम वातावरणीय कारकों को भी नहीं नकार सकते। इसलिए
यहाँ पर वंशागति तथा वातावरणीय दोनों कारक जो होते हैं, दोनों फैक्टर जो है, एनवायरमेंटल और हेरिडिटी फैक्टर, दोनों का परिणाम ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। बिल्कुल साथियों, क्या कहलाएगा? विकास। सामाजिक कारकों का, सामाजिक फैक्टर वातावरण से संबंधित ही है। अभिप्रेरण ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसमें राइट आंसर होगा वंशागति तथा वातावरणीय कारकों का। हमने गत वीडियो में पढ़ा था कि परिपक्वता और अधिगम बराबर विकास, यानी परिपक्वता हमने पढ़ा था, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, एक बार देखिए आप, वहां पर हमने पढ़ा था परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, यानी कि मैंने वहां कहा था कि परिपक्वता और अधिगम का योग है विकास, गुणनफल नहीं है। बिल्कुल वहां पर प्लस है, जबकि वंशागति और वातावरणीय जो फैक्टर है, या वंशानुगत और वातावरणीय जो फैक्टर है, इसकी अंतः क्रिया का परिणाम विकास कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतः क्रिया का परिणाम। तो यहां पर जो बनेगा सूत्र वो बनेगा वंशानुक्रम या वंशागति इनटू वातावरण बराबर विकास। यानी कि हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम विकास कहलाता है, जबकि परिपक्वता और अधिगम की का गुणनफल ना होकर ये योग है, ये विकास कहलाता है। यहां पर एक बार पुनः समझ ले, परिपक्वता से तात्पर्य परिपक्व होना, अपनी आयु वर्ग के अनुरूप सीखना, क्योंकि लर्निंग के लिए परिपक्व होना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया था कि अधिगम करने के लिए परिपक्व होना जरूरी है, किंतु परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते। तो यहाँ पर अधिगम के लिए परिपक्व होना जरूरी है, इसीलिए अधिगम और परिपक्वता का योग विकास कहलाता है। जबकि वंशानुगति या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की जो अंतः क्रिया होगी साथियों, अर्थात जो गुणनफल होगा, उसका परिणाम विकास होगा। यानी वंशानुक्रम से, एक बार और समझ ले आप इसको, हेरिडिटी फैक्टर से जो बालक क्षमताएं लेकर उत्पन्न होता है, वातावरण से इसकी जब अंतः क्रिया होगी तब डेवलपमेंट बनता है। यहां पर जैसे एक स्वस्थ बीज है, हमने उसको अच्छी मिट्टी पर बो दिया और ये बीज जैसे जन्म लेता है तो तेजी से इसका विकास होता है इस पौधे का। यहाँ पर स्वस्थ बीज था, वातावरण अच्छा था, इसका विकास भी तीव्र गति से होगा, क्योंकि वंशानुगत की जो क्षमताएं थी वो वातावरण उसको पोषित करता है वृद्धि करने में। जबकि इसी एक कमजोर बीज को हम इसी मिट्टी में बोते हैं तो इसका विकास धीरे धीरे होता है, या ये थोड़े दिन बाद नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब, यदि वंशानुगत से क्षमताएं नहीं है तो कितना भी अच्छा वातावरण दे दो, वो मानव उतना विकसित या उतना विकास नहीं कर सकता। कहने का मतलब, वंशानुगत क्षमताओं को विकसित करने में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी का विपरीत करके हम समझते हैं इस बार इस मिट्टी में, जो स्वस्थ मिट्टी है, इसमें कमजोर बीज हमने बता दिया। इस बार जो है एक स्वस्थ बीज लेते हैं, जैसे ये बीज था, ये स्वस्थ बीज हम एक कमजोर मिट्टी में बोते हैं, जो मिट्टी उपजाऊ कम है, तो वहां पर या पेड़ के नीचे छाया में बोते हैं, तो ये पौधा उगेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। पत्ते इसके पीले पीले होते हैं और विकास कम होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, इसको वातावरण अच्छा नहीं मिला अच्छे बीज को, तब भी इसकी क्षमता पोषित नहीं होती है। और एक कितना भी अच्छा बीज हो, कितनी भी अच्छी मिट्टी हो, कितनी भी अच्छी मिट्टी हो, मान लो ये मिट्टी ऐसी है जैसी यहाँ पर थी, और यहाँ पर ये बीज में वंशानुगत क्षमता कम है, अभी खूब अच्छी मिट्टी में इस बीज को बोया गया, तब या तो ये उगेगा ही नहीं, और उगेगा तो ये जो है नष्ट हो जाएगा जल्दी ही। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में, एक बालक में जन्म के गर्भावस्था में जो क्षमताएं लेकर, और जब वो जन्म लेता है तो गर्भावस्था काल की जो क्षमताएं जो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उन क्षमताओं को पोषित करने का कार्य कौन करता है साथियों? वातावरण करता है।
चाहे कितना भी अच्छा वातावरण दे लो, यदि हेरिडिटी इफेक्ट से क्षमताएं नहीं है तो भी वो जो है मानवपूर्ण विकसित नहीं हो सकता। इसलिए एक मानव या एक मनुष्य का जो स्वस्थ विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बालक का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, या एक बालक का विकास प्रभावित होता है, किसी भी रूप में पूछते, चाहे वो एक बालक का विकास प्रभावित होता है या सर्वाधिक प्रभावित होता है। आपके सामने ऑप्शन है वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी है वातावरण से, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम, वह वातावरण दोनों से, और ऑप्शन डी है वंशानुक्रम। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बिल्कुल। आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण का, और कोई नहीं। अभी मैंने आपको बहुत विस्तार समझाया है। बिल्कुल दोनों का प्रभाव पड़ेगा साथियों, क्योंकि वंशानुक्रम से जो क्षमताएं मनुष्य में होती है उसको पोषित करने का कार्य वातावरण ही करता है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बराबर प्रभाव रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। किस अवस्था में बालक को नैतिक शिक्षा कहानियों के माध्यम से देना प्रारंभ कर देना चाहिए? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? यानी कि बालक को जो नैतिक शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा किस अवस्था में सरल कहानियों के माध्यम से दी जानी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। बिल्कुल साथियों, कौन सी अवस्था है जिसमें बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। इसका जो राइट आंसर है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। बाल्यावस्था की जो सामान्य आयु है 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। यहाँ पर 6 वर्ष का जब बालक होता है तो ये विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था में बालकों को दादा दादी से कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। शैशव अवस्था में छोटे बच्चे होते हैं 2-3 वर्ष तक, तो उनमें ज़्यादा चिंतन शक्ति होती नहीं है। इसलिए चिंतन शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना नैतिक शिक्षा सरल कहानियों के माध्यम से। कहानी बालक समझने लग जाता है, उसके सिंबल बनने लग जाते हैं इस अवस्था में, इसलिए आंसर होगा अपना बाल्यावस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किशोर अवस्था एक नया जीवन है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो नया जीवन और एक उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये बात कहने वाले कौन थे? तो आपके सामने इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जरसिल्ड, ऑप्शन बी है कॉलसेनिक, ऑप्शन सी है स्टैनले हॉल, और ऑप्शन डी है इसमें
किलपैट्रिक। बिल्कुल, किशोर अवस्था एक नया जीवन है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था को नया जीवन कहने वाला जो विद्वान है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कौन है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने साथियों किशोर अवस्था को नया जीवन कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर किशोर अवस्था में बहुत सारी विशेषताएं पुनः प्रकट होती हैं। जो शैशवावस्था में थी वो तो होती है, साथ में अन्य बहुत सारी विशेषताएं नई प्रकट होती है, इसलिए इसको नया जीवन कहा। जैसे दाढ़ी मूंछों का निकलना, अन्य यौवन संबंधी जो विकार है वो उत्पन्न होना, ये सभी स्टैनले हॉल ने बताए। और स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था के संदर्भ में एक परिभाषा दी जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती रहती है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। ये बात भी कहने वाले स्टैनले हॉल थे। तो याद रखें, किशोर अवस्था को नया जीवन कहा और प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था भी स्टैनले हॉल ने कही। साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एडोलेसेंस। एक पुस्तक लिखी इसने, एडोलेसेंस जो पुस्तक है 1904 में इन्होंने लिखी। कब लिखी इन्होंने? 1904 में। इस एडोलेसेंस पुस्तक में ही इसका वर्णन किया, नया जीवन बताया, संघर्ष तूफान की अवस्था बताया। और इन्होंने क्या बताया कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो कभी भी अचानक होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, अर्थात उनका पूर्व की जो अवस्थाएं हैं या पूर्व किशोर अवस्था से कोई संबंध नहीं होता। यानी किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होंगे वो अचानक होंगे, पहले वाली अवस्था से उसका कोई संबंध नहीं होता, पूर्व किशोर अवस्था से। ये बात कौन कहता है? स्टैनले हॉल। साथियों, मैंने आपको हॉल के संदर्भ में पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैनले हॉल ने जो है अमेरिका में एक आंदोलन चला, बाल अध्ययन आंदोलन। तो बाल अध्ययन आंदोलन के प्रतिपादक भी स्टैनले हॉल कहलाते हैं। याद रखना, बाल अध्ययन आंदोलन के प्रतिपादक, बाल अध्ययन आंदोलन के प्रतिपादक कौन कहलाएंगे? स्टैनले हॉल कहलाते हैं। साथ में इन्हें किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। स्टैनले हॉल को क्या कहा जाएगा? किशोर मनोविज्ञान का पिता। बिल्कुल, किशोर मनोविज्ञान का पिता। तो ये स्टैनले हॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किशोर अवस्था में भूखा रहने की प्रवृत्ति जो विशेषकर लड़कियों में पाई जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये स्क्रीन पर आपके सामने है। ये सवाल पिछली बार आया हुआ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आपके सामने ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बुलिमिया नर्वोसा। ऑप्शन सी है आपके सामने डाउन सिंड्रोम। और ऑप्शन डी है आपके सामने ऑटिज्म। बिल्कुल साथियों, शानदार क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा हुआ है। ये जो टॉपिक है ये बीमारियों से संबंधित है। यहां पर ये अवस्था में दिया हुआ था, इसीलिए ये यहां पर आया है। बाकी इसका मैंने अलग से चैप्टर प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान मेरी पुस्तक है, उसमें बहुत विस्तार से इसको समझाया है, लर्निंग डिसऑर्डर को। ये अधिगम असमर्थता में से 2 सवाल तो आप निश्चित मानो, 3 भी आ सकते, पिछली बार 3 आए थे। तो आप इसके वीडियो मैंने आपको पूरी बुक का बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। 3 पार्ट में वो वीडियो आपको अवेलेबल है। आप डाले वहां पर कि आप डाले कि अधिगम असमर्थता बाय डॉक्टर अनिल यादव, वो निकल करके आया है चैप्टर 1, तो आप उसको देख सकते हो। आप उस वीडियो को जरूर देखें। मेरी बात याद रखना, यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया तो आप
आपका सवाल जो रीट भर्ती परीक्षा में आएगा उसमें से निश्चित चूक होगी, आपका सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पर ऑनलाइन पर भी ऐसा मटेरियल जो मैंने वहां पर उपलब्ध करवाया है वो नहीं मिलेगा आपको। आप एक बार जरूर देखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, किशोर अवस्था में भूखा रहने की प्रवृत्ति जो विशेषकर लड़कियों में पाई जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। अभी मैं आपको बताता हूं, ये एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है ये खाने संबंधी विकृति है, और बुलिमिया नर्वोसा भी खाने संबंधी विकृति है। यानी भोजन ग्रहण संबंधी दो विकृतियां आती है, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो है मोटा हो जाने का असंगत डर बना रहता है, यहाँ पर इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। और किशोर अवस्था में फिटनेस के प्रति लड़कियां अधिक जागरूक रहती है, इसलिए इस प्रकार सवाल दिया था। तो यहाँ पर मोटा हो जाने का असंगत डर बना रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। दूसरा, बुलिमिया नर्वोसा में भूख अधिक लगती है, आवश्यकता से अधिक खाता है व्यक्ति और मोटा हो जाता है। ये खाने संबंधी दो विकार हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। डाउन सिंड्रोम ये लक्षण है, ये मैंने चैप्टर में बहुत विस्तार से दिया है। ऑटिज्म भी पिछली बार आया है मित्रों। ऑटिज्म अपने आप में खोया रहना, अकेला गुमसुम वाणी का भाव ऑटिज्म कहलाता है। और इस ऑटिज्म के आपने तो केवल इतना सा दिया है, बहुत सारे लक्षण दिए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आप एक बार चैप्टर देखें, चैप्टर फर्स्ट डालें आप कि अधिगम असमर्थता बाय डॉक्टर अनिल यादव, आप निश्चित रूप से आप बहुत खुश होंगे उस वीडियो को देख करके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? साथियों, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समस्या है, इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए में दे रखा है समायोजन की, समायोजन की। ऑप्शन बी है आपके सामने वजन बढ़ने की, वजन बढ़ने की। ऑप्शन सी है समायोजन की, और ऑप्शन सी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। और ऑप्शन डी है आपके सामने शिक्षा की। यानी किशोरों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, समायोजन की, वजन बढ़ने की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की और शिक्षा की। बिल्कुल बताएं, आप आंसर सोचें। यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा, किशोर अवस्था में सबसे बड़ी समस्या साथियों समायोजन की होती है। क्योंकि किशोर अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो वो अपने स्वयं के नीति नियम कानून कायदे निर्धारित करने लगता है। वो अपने द्वारा किए गए कार्य की सामाजिक स्वीकृति भी बालक किशोर अवस्था में चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसकी प्रशंसा मेरे लोग करें। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विचारों का विरोध होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या किशोर अवस्था में साथियों समायोजन की होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका अनुभव, अनुभव। ऑप्शन बी है आपके सामने परिपक्वता। ऑप्शन सी है आपके सामने कौशल विकास, कौशल विकास। और ऑप्शन डी है आपके सामने शारीरिक विकास। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहां पर हमारा जो सवाल है वो सवाल है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता, क्षमता से तात्पर्य यहां पर परिपक्वता से है। क्षमता से तात्पर्य परिपक्व, यानी कि एक बालक जब तक परिपक्व नहीं होगा उसमें वो एबिलिटी नहीं आएगी जिस काम को कर रहा है, उतनी आयु वर्ग का नहीं होगा,
तब तक वह उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होगा? परिपक्वता। इसे अंग्रेजी में मैच्योरेशन कहते हैं। इसका संबंध शारीरिक और मानसिक वृद्धि से होता है। यहां पर जो परिपक्वता है, ये परिपक्वता बार बार आता है, मैंने इसको खूब अच्छे समझाया है। परिपक्वता अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए आवश्यक है। इसलिए क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? परिपक्वता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है यहां पर भय, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है चिंता और ऑप्शन डी है आशा। बिल्कुल साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले संवेग के बारे में थोड़ा समझ लेना जरूरी है। आपने ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आंसर बताने से पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग होता है, एक नकारात्मक संवेग। जो सकारात्मक संवेग होगा ये सुखकारी होते हैं, सकारात्मक संवेग, और दूसरे होते हैं नकारात्मक संवेग। संवेग दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक संवेग। मित्रों, सकारात्मक जो संवेग होगा ये सुखकारी होते हैं, और जैसे प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, ये सभी के सभी जो है हमें खुशी प्रदान करते हैं, इसलिए सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। लेकिन ऐसे संवेग जो दुखकारी हो, जिससे हमें कष्ट हो, वो सभी के सभी नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। जैसे भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी के सभी नकारात्मक संवेग है। तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो यहाँ पर भय बिल्कुल नकारात्मक संवेग है, हमें दुख पहुंचता है, डर लगता है। क्रोध और चिंता तीनों के तीनों नकारात्मक संवेग है। आशा जो है ये पॉजिटिव कार्य करती है, आशा जो है नकारात्मक संवेग के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अंतिम आज का कड़ी का हमारा प्रश्न है, अंतिम जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बच्चे में गामक विकास होता है। बच्चे में गामक विकास होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी है आपके सामने सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर, ऑप्शन जो सी है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और ऑप्शन जो डी है वो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गामक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, या बच्चे में गामक विकास होता है? तो बच्चे में जो गामक विकास होता है वो किस ओर होता है साथियों? यहाँ पर सबसे पहले आप इस गामक विकास को समझे। गामक क्या होता है? गामक से तात्पर्य होता है गतिशीलता का विकास, गति का विकास। तो यहाँ पर गति का विकास, एक बच्चे की जो गति का विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ये आगे पीछे हो सकता है, किसी बच्चे का गति का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का देरी से होता है, लेकिन इनका क्रम हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर गामक विकास से जो तात्पर्य होता है वो शक्ति और गति से होता है। ये सवाल रीट और जो है रीट भर्ती परीक्षा में पहले पूछा हुआ है कि गामक विकास से क्या तात्पर्य है, तो शक्ति और गति। तो यहाँ पर गामक, ये बार बार आपके वर्ड आएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में
बाल विकास में जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं या उनको समझना बहुत जरूरी है। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य होता है शक्ति और गति से। शक्ति और गति से भी हमारा क्या तात्पर्य है? शक्ति और गति से तात्पर्य है कि गति के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और चलना सीखता है। और हम इससे भी अगर और ज़्यादा बात करें आगे बढ़कर, तो गति के क्रम में बालक पहले जो है जन्म लेता है, जन्म के बाद वो करवट बदलना सीखता है, ठोडी उठाना सीखता है, फिर जो है किसी चीज़ के सहारे बैठना सीखता है, उसके बाद बगैर सहारे बैठता है, फिर वो पेट के बल थोड़ा खिसकता है, फिर घुटनों के बल चलता है, और फिर किसी चीज़ के सहारे खड़ा होकर चलने लगता है या खड़ा हो जाता है, फिर बगैर सहारे खड़ा होता है और फिर चलने लग जाता है। ये एक निश्चित क्रम है जो किसी का भी बच्चा हो, चाहे डॉक्टर का हो चाहे किसी सामान्य व्यक्ति का हो, सभी में गति का क्रम एक समान होता है साथियों। दूसरी बात, ठीक गति के क्रम में ही LSRW आते हैं। LSRW ध्यान रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के 4 कौशल है। आपसे पूछा जाए कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये किस विकास को प्रकट करते हैं या किस विकास के द्योतक हैं, तो आपका राइट आंसर होगा गामक विकास के। गति के क्रम में जिस प्रकार बालक पहले बैठना, घुटनों पर चलना सीखता है, ठीक वैसे ही गति के क्रम में ही बालक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। ये भी एक निश्चित क्रम है जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास नहीं होता, क्योंकि कोई भी बालक जन्म के समय विशिष्ट नहीं होता, हमेशा सामान्य होता है। इसलिए गामक विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि इस क्वेश्चन का आपको विस्तार से समझना है तो मेरा वीडियो है अवेलेबल है, उसमें आप डालें विकास के सिद्धांत या आयाम। तो मैंने विकास के आयाम और सिद्धांतों को 13-14 विशेषताओं को वहाँ पर बताया है, उसमें गामक विकास भी बताया है। वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो, जिसमें से 1 या 2 सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और उससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।